दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 1000 प्रश्नों का सीरीज शुरुआत किए हैं। इसमें हम लोग चलते हैं साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सीधे हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न कर रहा है लेंस की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आपने पढ़ा होगा F बराबर R/2। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो इनमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितना होता है? मतलब कह रहा है कम से कम दूरी जहां हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसका होता है 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए इस प्रश्न को बनाने टाइम में 25 सेंटीमीटर यहाँ आप मतलब माप को देख लीजिएगा, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि mm में है, इसको आप गौर से देख लीजिएगा। फिर कह रहा है अगला प्रश्न कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर के पश्चात सबसे कम झुकता है? मतलब कर रहा है श्वेत प्रकाश में से कौन सा रंग जो है सबसे कम विक्षेपित होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लाल। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निकटतम दृष्टि दोष के उपचार के लिए या संशोधित करने के लिए किस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अवतल। अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे इसका साधारण से एक हम ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे निकट में 3 अक्षर है, 3 लेटर है निकट में। अवतल में देखना 4 है। अब अगर आप देखेंगे दूर में तो दूर में 2 लेटर है। तो इसके उपचार के लिए हम लोग 3 उत्तल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा अवतल लेंस। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का आपको जवाब लगेगा ये ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी जवाब न होकर इसका सही जवाब होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ की प्रकृति पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? जैसे आपके घरेलू जो मात्रक होते हैं ऊर्जा का, उसको हम क्या चीज़ में मापते हैं? किलोवाट में मापते हैं। क्या चीज़ में मापते हैं? किलोवाट। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को ही हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा को ही हम क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा को ही हम यूनिट कहते हैं। तो कह रहा है कि 1 यूनिट ऊर्जा का मान कितना होता है? तो इतना याद रखिएगा 1 यूनिट ऊर्जा का मान होता है 36 लाख जूल। 36 लाख जूल मतलब 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इसका ऑप्शन है, कह रहा है विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर सी है, चुंबकीय बल रेखा कभी नहीं काटती है। बिल्कुल सही है। कह रहा है हरे विद्युत रोधक वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता नहीं है। बिल्कुल गलती है। यह लाल वाला होता है, विद्युतमय होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का माध्यमा उंगली जो होता है वो किसको संकेत करती है? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है हम आपको देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो होता है तो उसमें कह रहा है अपने बाएं हस्त को इस प्रकार फैलाए कि तीनों आपस में क्या रहे? लंबवत रहे। तो FBI एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। FBI तो मोटका उंगली जो होता है अंगूठा में ज़्यादा बल होता है तो ये फोर्स को दिखाता है। B चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद वाली जो तर्जनी जिसको हम कहते हैं वो विद्युत क्षेत्र को दिखाता है। और I मतलब माध्यमा जो क्या होता है? विद्युत धारा को दिखाता है। यहाँ पूछ रहा है माध्यमा किसको संकेत करता है? तो माध्यमा दिखाता है विद्युत चालक के में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किधर से होती है? मतलब कैसे होती है? तो ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के बाहर, जैसे हम एक देखिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बना देते हैं।
यहाँ यह हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ठीक इसका उल्टा होता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। आप देखिए कैसे उल्टा आता था, यह इसमें इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। इसका मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है। देखिए इसका ऑप्शन कहाँ है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव के जाने की ओर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अगला प्रश्न कर रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, यूरेनियम, सोडियम और कार्बन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का एक स्रोत है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन से गैस मुक्त होती है। तो देखिए कह रहा है जल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन से गैस मुक्त होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कह रहा है बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा या क्या है। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे, बाय, यहाँ बेकिंग है ना, तो यहाँ देखिए आप हम बताए थे आपको बाय, बाय को तत्काल हम पढ़ लेते हैं खाए, और खाने के लिए हम पैसा जो हम लाते हैं कहाँ से लाते हैं, बैंक से लाते हैं। तो याद रखिएगा, तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गया, ये हो गया आपको धोबिया सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडा कहते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो एक ट्रिक है इसके लिए भी, अनिल, अनिल। तो अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यही हो गया अनिल। तो क्या किसको लाल करता है, नीले को लाल करता है कौन, अम्ल करता है। चलिए चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके 10th लेवल में भी और इससे आगे जाने के बाद भी। यह इसका मान कितना होता है, 10.5 होता है। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन का एक चमकीला अधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। तो इसके लिए आपको शायद ट्रिक याद होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक ट्रिक हम बताए थे, कनक मांगे एलजी, हम आपको बताए थे जो कनक मांगे, तो कनक, तो के एन मतलब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इस प्रकार होता है। तो सबसे अधिक कौन सा होगा, पोटेशियम, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद कौन सा है, सोडियम। तो सबसे अधिक इसमें कौन होगा, इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक कौन होगा, सोडियम। चलिए चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा, देखिए ओ का कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। इसको हम सजाएंगे तो 1s2 2s2 2p4। तो देखिए इसमें कितना हो गया, 2, और इसके बाह्यतम कक्षा में 4 और 2 कितना 6। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 6। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोगात्मक समूह है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन जो है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका
प्रकार्यात्मक समूह कहने का मतलब इसका मतलब है क्रियाशील मूलक कौन सा है, तो यह कौन से क्रियाशील मूलक के अंतर्गत आता है। तो आप देखे होंगे कि नाउन शब्द जो आके लगता है वो कीटोन में आके लगता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कीटोन। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। और यह कैसे, यह भी समझना है तो देख लीजिए। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3, सॉरी 2 2 4 और 3 7। तो देखिए इधर हो गया 2 और इधर कितना 3 2 5, तो इसको अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए 3, तो इसलिए त्रिआबंधन बनाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, तो एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, यहाँ देखिए कह रहा है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा। तो हमको यहाँ सबसे पहले गौर करना पड़ेगा कि एल्कीन के बारे में पूछ रहे हैं ना। इस प्रश्न का एल्कीन का समान सूत्र जो होगा इसका होगा CnH2n। क्या होगा, CnH2n। इस प्रश्न का सही जवाब होगा CnH2n। यह है एल्केन का और निचला वाला यह है एल्काइन का। यह क्या है, एल्काइन का। तो इसमें लगता है इन, इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है इन, इसमें लगता है एन, लास्ट में इसमें लगता है आइन। तो अब कह रहे हैं इसमें से कौन सा एल्कीन का है, सॉरी हम उल्टा लिख दिए। ये है आपका इन का और ये है आपका एन का। तो CnH2n + 2 एल्केन हो गया एन, CnH2n जो है यह क्या हो गया एल्कीन, CnH2n - 2 क्या हो गया, एल्काइन हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होती है, 7 होते हैं। चलिए इसके लिए हमने बताया था यदि, अच्छा चलिए इसका कंसेप्ट जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमको घर बनाना है, ठीक है। तो घर में एक हम छोटा ईंट लेते हैं, एक हम बड़ा ईंट लेते हैं। तो छोटा ईंट और बड़ा ईंट हम यानी तो घर बनाने में कम ईंट कौन सा खर्च होगा, बड़ा ईंट। तो बड़ा ईंट घर बनाने में क्या होगा, बड़ा ईंट जो है घर बनाने में कम लगेगा। और जब भी बड़ा ईंट घर बनाने में कम लगेगा तो आवर्त सारणी में आप देखिएगा कि बड़ा ईंट का मतलब हो गया आवर्त, बड़ा ईंट का मतलब हो गया क्या, आवर्त। नाम में ही देखिए ना, आवर्त, 1 2 3 अक्षर का होता है, ये हो गया बड़ा ईंट। और एक होता है वर्ग, 2 अक्षर का होता है, ये हो गया छोटा ईंट। तो इसकी संख्या बड़ा है तो इसकी संख्या कम 7, और इस ये छोटा है तो इसकी संख्या कितना 18। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की आकार में क्या परिवर्तन होगी। कह रहा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की आकार में क्या परिवर्तन होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहे कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा को पाचन करता है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा को पाचन करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लाइपेज। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है समान प्रांकुचन रक्तदाब होता है, समान प्रांकुचन रक्तदाब होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 120 mm। ये हो गया प्रांकुचन, और संकुचन पूछेंगे तो इसका होगा 80। ध्यान रखिएगा 80 mm क्या होता है, संकुचन होता है, और प्रांकुचन क्या होता है, 120 mm होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पौधे के अन्य भागों तक किसके द्वारा भेजा जाता है। तो देखिए ये जो मान लेते हैं एगो पेड़ है या पौधा है, तो इसका एक जड़ होगा। तो पृथ्वी के नीचे से यदि मान लेते इसको कि यदि जल एवं खनिज लवण को जो ऊपर खींचता है तो वह किसके द्वारा खींचता है, जल से जल, देखिए जल खींचता है जाइलम ऊतक के द्वारा, और भोजन बना के पूरा शरीर में फैलाता है फ्लोएम के द्वारा। तो फैलाना फ्लोएम याद रखिएगा, फैलाना से याद रखिएगा क्या चीज करता है, फ्लोएम।
अन्य भागों तक पहुंचाना या अन्य भागों तक फैलाना, फैलाना का मतलब फ्लोएम। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करती है। कह रहा उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुलाब। आप देखे होंगे गुलाब का जो हम लोग क्या करते हैं, टहनी तोड़ कर रोप देते थे, वो क्या होता है, लग जाते हैं। कह रहा कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो कालाजार नामक जो बीमारी होती है वो होता है लेसनेमिया द्वारा। किसके द्वारा होता है, लेसमानिया द्वारा। किसके द्वारा होता है, लेसमानिया द्वारा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब ऐसा कौन सा पुष्प है जिसमें क्या होंगे, नर तथा मादा दोनों होंगे। तो इस पुष्प, इसका सही जवाब होगा कौन, गुलाब जो है इसका सही जवाब है। तो गुलाब क्या है, एक द्विलिंगी पौधा, द्विलिंगी पुष्प है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव के घ्राणग्राही स्थित होती है। मानव के घ्राणग्राही स्थित होती है। अच्छा यहाँ देखिए घ्राण दिया है ना, घ्राण का मतलब होता है सूंघना। सूंघने, नाक के जो निचले वाले जो भाग होते हैं उसी को हम कहते हैं घ्राण। तो घ्राण ग्रंथि किस में होती है, नाक में होती है। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रिया जो है वह प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। यह क्या होता है, परम मस्तिष्क के द्वारा क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। कह रहा है जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है कहाँ से। जंतु में वृद्धि हार्मोन पीयूष हार्मोन से स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कह रहा अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए स्त्रियों में गुणसूत्र होता है एक्स एक्स। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स एक्स। और पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स वाई। ठीक है, पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई। और महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय कचरा है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा टिश्यू पेपर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा टिश्यू पेपर। देखिए यह भी जैव निम्नीकरणीय नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ये। चलिए चलते हम अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहे हैं आहार तथा पाइन किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बिहार। तो बिहार, इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है, तो बिहार। बिहार का रहा है बिहार की जो जल संग्रहण व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, पाइन या आहार कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे प्रयुक्त विकल्प कौन सा है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है इनमें से सभी। हमने आपको यह आपको क्लास में बता भी दिए हैं। यह सीरीज आपको यह पार्ट जो है आपका दूसरा था। और यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो भी ज़रूरी प्रश्न होते हैं हम आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम यहाँ करवाएंगे। धन्यवाद।